गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमाकांत पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान श्री चंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है 13 कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप फर्स्ट। आज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में, ग्रेप्स के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, वाइटिस वेनिफेरा, और फैमिली क्या होती है, विटेशिया होती है। चलो बच्चों, हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो जो ग्रेप्स कैन बी ईटन फ्रेश एज स्टेबल ग्रेप्स, और दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग वाइन। वाइन शराब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जेम्स बनाने के लिए, ग्रेप्स जूस बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए। तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। यदि हम बात करें तो ग्रेप्स कैन हेल्प विथ वेट लूज़ और मैनेजमेंट। हमारे वेट लूज़ करने के लिए इसमें विटामिन डी होता है, फूड के रूप में है, और हेल्दी हार्ट हेल्दी होता है, और इसके क्या होता है, स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका शराब बनाने में, किशमिश बनाने में, और जेल सिरका बनाने में इसका यूज़ किया जाता है बच्चों। अब हम बात करते हैं ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति सोवियत संघ के ज़िले आर्मेनिया से मानते हैं, और इसका जो उत्पत्ति का स्थान है वो एशिया महाद्वीप को भी मानते हैं। और यदि बात की जाए किस पर्वत से, तो काकेसस पर्वत से ये मिलते हैं। यदि इंडिया में बात किया जाए तो आपको पता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यदि हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए इसके लिए, सब ट्रॉपिकल होना चाहिए, मतलब उपोष्ण जलवायु होना चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अंगूर की खेती ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहाँ पर गर्मियों में वर्षा ना हो, क्योंकि अंगूर में फलन शुष्क मौसम में होता है। मतलब जो उसमें वो हमारे अंगूर की जो पैदावार होती है वो कब होते हैं, फल कब लगते हैं, वो लगते हैं गर्मियों के समय में। तो उस समय बारिश नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों। ओके, तो हम बात करेंगे सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो अंगूर लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में हो जाता है, परंतु हल्की दोमट मिट्टी जो होती है उसके लिए सॉइल, उस तरीके की सॉइल हमारे पास में होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में, नासिक में, पूना की कछारी मिट्टी में, काली मिट्टी में इसकी खेती उपयुक्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रेप्स की वेराइटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो ग्रेप्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, फलों के आधार पर होती है। जैसे बीज रहित होती है, कुछ में बीज ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से इनकी वैरायटीज़ होती है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के नाम आप देख सकते हैं। जैसे इसमें वैरायटीज़ है वॉडियोक्स ब्लेंड और पाइनोट न्योर। ठीक है, इस तरीके से इनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। लैंड प्रिपरेशन की यदि बात करें तो गड्ढे खोदने से पूर्व खेत को अच्छी तरह से हमको तैयार कर लेना चाहिए। खेत की मृदा का जो भुरभुरी या जो ह्यूमस युक्त तो होना अति आवश्यक है। मतलब मिट्टी में क्या होना चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमस होना ज़रूरी है। मृदा में गोबर खाद मिलाना चाहिए, कोई भी कंपोस्ट खाद मिलाकर इसकी जुताई वगैरह करवाना चाहिए। उसके बाद ही हम फसलों को बोकर भी खाद की पूर्ति की जा सकती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब वानस्पतिक प्रसारण कैसा होना चाहिए। अंगूर की पौध दृष्टकाश कर्तन मतलब हैंडवुड कटिंग के लिए तैयार की जाती है, और कर्तनों के 1 वर्ष पुरानी शाखाओं में 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में तैयार किया जा सकता है। तो इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान दें। फिर आती है प्लांटिंग प्लांटिंग कैसे करना चाहिए, मतलब पौधों को कैसे लगाना चाहिए। तो पौध को गड्ढे में बोया जाता है। गड्ढों के बीच में अंतर मृदा, जलवायु, जाति, कर्तन के तरीके या खेती करने के प्रकार पर भी निर्भर करता है। और जो गड्ढों का आकार होना चाहिए वो 45 × 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। गड्ढों में खाद एवं मृदा को बराबर मिश्रण से भरकर रखा जाता है, जिससे, और इसमें गड्ढों के ऊपर क्या कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे अंगूर की खेती की पैदावार अच्छी तरीके से ली जा सके। फिर है इरिगेशन मतलब सिंचाई करने के तरीके देखते हैं। तो सिंचाई कैसे करना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में अंगूर की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, जिसमें सिंचाई समय समय पर और अलग अलग तरीके से की जा सकती है। लेकिन प्रायः मानसून होने पर से पूर्व 2 से 3 सिंचाई हमको कर देनी चाहिए। मतलब जो मानसून आते हैं उससे पहले हमारी 2 से 3 बार सिंचाई हो जानी चाहिए। महाराष्ट्र में अप्रैल तथा जून के मध्य में 3 गहरी सिंचाई देनी बहुत ज़रूरी होती है, और नवंबर से जनवरी में 10 से 15 दिन के बीच में भी, और फरवरी में 10 दिन तक कम से कम सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि हम बात करें कि जो हमारी कटाई सच्चाई या जो प्रूनिंग होती है वो टू टाइप से होती है। तो इसमें क्या होता है कि अंगूर की पैदावार उसकी कटाई छटाई पर बहुत निर्भर करती है। अंगूर की विभिन्न जातियां जो हैं कि कटाई छटाई उनकी फलन की आदत पर निर्भर करती है, कि जिस समय फल लगते हैं कि उसमें किस तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। फिर है कॉर्डन। कॉर्डन सिस्टम क्या होता है। तो यह एक विधि है, निफिल प्रणाली के समान होती है। इसमें यह विधि निफिल के समान होती है। इसमें समूह पौधों के कुछ ऊंचाई तक
सहारा देकर लगाया जा सकता है। मतलब आपने देखा होगा कि फेंसिंग वगैरह करके लगाया जा सकता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। आप देखिए कि फेंसिंग लगाकर क्या होती है, उसकी बेलाओं को क्या किया जाता है, फैलाया जा सकता है। ओके, फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, कि अंगूर की देखरेख सही होने पर दूसरे वर्ष पर फल प्राप्त होने लगते हैं, लेकिन अधिकतम फलत चौथे वर्ष में ही मिलना शुरू होते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में फलों की तुड़ाई मई जून के महीने में की जा सकती है, और दक्षिण के जो क्षेत्र होते हैं उनमें अंगूर की 2 फसलें प्राप्त की जा सकती है, और वहाँ पर कई बार फरवरी से अप्रैल तक भी यह काम चलते रहता है। यदि हम इसमें रोग की बात करें तो जो मेजर डिसीजेस ऑफ ग्रेप्स हैं, रोग हैं, वो क्या होते हैं, वो होती हैं पावर ड्राई, मिल्ड्यू, और जिसमें चूर्ण असीता कहते हैं। यह रोग जो है वो कवक द्वारा उत्पन्न होता है तथा लगभग सभी जगह पाया जा सकता है। इस रोग से प्रभावित फूलों पर फल पैदा नहीं होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फल जो होते हैं फूल पैदा नहीं होने देती। और फिर है एंथ्रेक्न्योज, यह भी कवक जनित रोग है। इस रोग के कारण भी पौधों में फल पैदा नहीं होते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए गंधक के चूर्ण या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव 2 से 3 बार किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें वो ड्राउनी मिडे, तो यह रोग प्लास्मोराफेरा बिटिकोला नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग के प्रभाव से पत्तियां सूख जाती हैं तथा फलों की वृद्धि रुक जाती है। यह रोग 2% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव 2 से 3 बार करना चाहिए। इस तरीके से ब्लैक रूट भी है और रस्ट भी है। उसके बाद हम बात करेंगे हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ ग्रेप्स। तो अंगूर की फसल को अनेक प्रकार के कीट हानि पहुंचाते हैं। इनमें से पर्णजनिक, जैसे थ्रिप्स और लीफ रोलर, अंगूर का जो भ्रूण मतलब ग्रेप्स वाइन बैटल है, या फिर है वाइन ग्रेडिंग बैटल है, या फिर है कॉक रेफर बैटल है। तो लैंड आर्सेनेट या कैल्शियम आर्सेनेट के साथ बोर्डो मिश्रण छिड़कने से इनको मारा जा सकता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बनाना। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, मूसा पैराडिसिका, और फैमिली क्या होती है, मुसेसिया। आप बनाना की पिक्चर देख सकते हैं और बनाने के पेड़ भी देख सकते हैं कि उसके पेड़ किस तरीके से होते हैं। अभी यदि हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट की, तो भारत में फलों में केले का महत्वपूर्ण स्थान है। केले के महत्व यदि हम देखें तो केला शरीर के पोषक तत्वों खनिज युक्त होता है। विटामिन ए, बी, सी और डी, कार्बोहाइड्रेट, पोटास, फास्फोरस, चूना, लोहा काफ़ी अत्यधिक मात्रा में इसमें पाए जाते। और यदि बात करें तो भोजन के लिए भी सहायक होता है। यदि केले में की यदि बात करें तो 1.8% होता है, प्रोटीन 1.78% होता है। यदि सुक्रोज की बात करें 26% होता है, और जो एसिडिक होता है 0.95% होता है। यह फसल शीघ्र तैयार हो जाती है, इसकी खेती सुविधाजनक होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं। यदि हम बात करें तो हाई फाइबर कंटेंट होता है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट कहा जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाया सकता है। तो इस तरीके से इसकी काफ़ी ज़्यादा ओरिजिन। यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो केलों का जन्म स्थान कुछ लोग भारतीय मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी द्वीप में मानते हैं। यदि हम एरिया की बात करें तो भारत में कश्मीर को छोड़कर केला सभी राज्यों में पैदा किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले बंगाल, मुंबई, हैदराबाद, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, चेन्नई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह लगभग पाया जा सकता है। अब यदि हम बात करें क्लाइमेट की, तो केला गर्म व तर्द जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है, मतलब नमी वाले स्थानों में उगाया जा सकता है। उसके बाद करें हम सॉइल की, यदि हम बात करते हैं तो सॉइल जो है आप देख सकते हैं, सॉइल के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सॉइल जो है तो केले के लिए दोमट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, पानी का निकास भी अच्छे से होता है। तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। फिर लैंड प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, तो खेत को भारी हल से जोतकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। इसके बाद खेत में कतारों में नालियाँ या गड्ढे खोदने चाहिए। कतारी की दूरी लगभग 3 मीटर होनी चाहिए, और पौध से पौध की दूरी भी 3 मीटर होनी चाहिए, और लगभग यदि हो तो एक रो में इसको रोपण किया सकता है। तो इनकी बोनी की किस्म के अंतराल या स्पेसिंग भी इनकी अलग अलग तरीके से मिलती हैं। अब हम यदि वैरायटीज़ की यदि बात करें तो इसमें वैरायटीज़ भी है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है, जैसे रस थाली है, और उसके बाद में है पौवन है। तो इसके बारे में भी हम अभी देख लेते हैं। ओके, हम रस थाली के बारे में देख लेते हैं। तो यह केला की एक प्रमुख किस्म होती है तथा संसार में इसका फल सबसे स्वाद में मीठा लगता है और पसंद किया जा सकता है। इसका पौधा लंबा, फल काफ़ी औसत से काफ़ी अच्छा, और छाल पतली होने के कारण यह पीली रंग का जल्दी हो जाता है। और इसमें गुच्छे के रूप में एक
एक गुच्छे में लगभग 30 फल पैदा किए सकते हैं। फिर उसके बाद में रेड कैली है, इसका पौधा 3.6 से 4.5 मीटर लंबा होता है इस तरीके से। और फिर है पौवन भी है। तो पूवन जो है वो इसका पौधा लंबा और पतला होता है, फल छोटे आकार का होता है, इसका गूदा कड़ा और मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। गुच्छे में लगभग 225 फल होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे लिए अच्छा होता है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और फिर से न्यू पूवन भी है, फिर विरूपाक्षी भी है। तो ये सब हमारे पास में अलग अलग किस्मों के इसमें पौधे हमको देखने को मिलते हैं। फिर इसकी प्लांटिंग भी देख लेते हैं। यदि प्लांटिंग की बात की जाए तो तैयार किए गए गड्ढों को खाद डाल देनी चाहिए और मृदा को अच्छे से पहले ही वर्षा हो जाए उसके बाद ठीक करके उसमें पौधा लगाना चाहिए। और पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से इनके काफ़ी ज़्यादा वो यूजेस हम अलग अलग तरीके से प्लांटिंग कर सकते हैं। और सिंचाई भी है, इरिगेशन है। तो इरिगेशन करने का तरीका ये है कि केले के लिए सिंचाई की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। पौधों लगाने के प्रारंभिक समय में साप्ताहिक सिंचाई ही पर्याप्त होती है। फिर उसके बाद में मैन्योर है कि खाद किस तरीके से डालें। तो केले के लिए अधिक खाद की आवश्यकता होती है और पौधों को पूर्व प्रति गड्ढा करके 1.1 हाफ कुंतल मतलब जो कुदाली होती है गोबर की खाद देनी चाहिए। यदि गोबर खाद अत्यधिक मात्रा में दे सकते हैं तो बिल्कुल इसको हमको देना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटर कल्चर। तो इंटर कल्चर मतलब निराई गुड़ाई जिसको हम कहते हैं। तो हर सिंचाई के बाद में निराई गुड़ाई करनी आवश्यकता होती है, मतलब कचरा वगैरह जो साफ़ करना होता है तो उसको हम बिल्कुल करना चाहिए। और मिट्टी में नमी रहने के कारण खरपतवार अधिक उगते हैं, तो इसके लिए खुरपी जो होती है उसकी सहायता से हमको इसको क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई बिल्कुल करना चाहिए। और फिर हम बात करें तो फ्रूटिंग, तो जो फल कब लगते हैं, तो पौधे लगाने के एक सरल पश्चात फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं और लगभग 4 से 5 माह बाद फल तैयार होने लगते हैं। केले के गुच्छे को चार कहते हैं, ये बिल्कुल बात आप ध्यान दीजिएगा। और जो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स है मतलब फलों का जो पकना है वो किस तरीके से होते हैं, तो केले की घार काटने के बाद कटे भाग का मोम या वैक्सीन लगाकर उन्हें कमरे में रख देते हैं। तो इस तरीके से इसको फल पकाया जाता है। तो भूमि में गड्ढा खोदकर भी केले की घार रखकर धुआं पहुंचाने से भी केला पक जाता है। तो ये केला पकाने के काफ़ी तरीके हैं कि केले की घार को चूना पोतकर भी अंधेरे में लटका देते हैं तो 4 से 6 दिन में केला पक जाता है। तो ये केले पकाने के तरीके हैं। और यदि और दूसरे भी तरीके हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यदि उपज की बात, यील्ड की बात की जाए तो केले की उपज जलवायु एवं जातियों पर निर्भर करती है। प्रायः एक पौधे में 160 से 190 किलो तक हमको क्या मिल जाता है, केले मतलब नंबर ऑफ जो है वो 160 से 190 के आसपास में केले प्राप्त हो जाते हैं। और कई बार 200 से 225 के बीच में भी केले हमको प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मेजर डिसीजेज ऑफ बनाना में कौन कौन से रोग हमको मिलते हैं। तो बनाना विल्ट मिलता है। तो यह रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में पत्ती एवं पौधे सूखने लगते हैं। इस रोग के बचाव के लिए भूमि में जल निकास अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर है पनामा डिसीजेस है, यह रोग भी कवक द्वारा उत्पन्न होता है और इसका क्षेत्रफल मतलब पौधे की पुरानी पत्तियों किरणों से पीली पकड़कर सूख जाती है तथा पौधे के गुच्छे पूर्ण निकास नहीं होने के कारण इस तरीके के रोग होते हैं। तो फिर उसके बाद में आता है बंची टोप। यह विषाणु जनित रोग होता है। भारत में लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। इस रोग में पौधों का ऊपरी शिरा गोल गुच्छे जैसा होता है तथा पौधों में फल नहीं उगते हैं। तो इस तरीके से है। लीफ ब्लाइट भी है इसी में यदि हम बात करें। और तो ये लीफ ब्लाइट भी क्या होता है, यह जीवाणु जनित रोग होता है। इसमें पत्तियां काली पड़ जाती हैं और उसे नसें सड़ने जैसी लगती है। इसकी जो नसें हैं वो क्या होने लगती है, सड़ने लगती है और पौधों में फल नहीं आते हैं। तो फिर है मोको डिसीजेज भी है, कुछ तना छेदन वाली भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हार्मफुल के यदि हम बात करें तो हार्मफुल क्या क्या हैं, तो यह जो है जो फ्रूट बॉवर कैटरपिलर भी है, या कीड़े फलों को निचले स्थानों से क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो फूल वाले भाग में आक्रमण कर देते हैं। कीड़ा अंदर ही अंदर फलों को खा जाता है। ऐसे में फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। मतलब जो जिसमें ख़राब हो गए, जो कीड़े जिसमें लग गए हैं यदि वो ख़राब हो गए तो उसको तोड़कर हमको फेंक देना चाहिए, जिससे वो बाकी जो हमारे फल हैं उनको डैमेज ना कर पाए। फिर स्टेम बोरर मतलब तना छेदक जो रहते हैं, यह कीड़ा तने में छेद करने लगता है, भीतर ही भीतर क्या करने लगता है, हमारे पौधों को खोखला करने लगता है। तो ये सारी इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पपाया। तो बॉटनिकल नेम क्या होता है, कैरी का पपाया, और फैमिली क्या होती है, कैरेसिया। अब इसके इंपॉर्टेंस के यदि बारे में हम बात करें तो फलों
की कृषि में आजकल पपीते का मुख्य स्थान हो गया है और फलों में सबसे सरल खेती पपीते की है। 1 वर्ष के भीतर ही फल प्राप्त होने लगते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से पपीता बहुत महत्वपूर्ण होता है। पपीते का फल पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। पपीते के कच्चे फलों का प्रयोग मुरब्बा, अचार आदि बनाने में भी किया जा सकता है। पपीते से पपैन नामक पदार्थ प्राप्त किया सकता है, जिसका प्रयोग प्रोटीन को पचाने में, अल्कोहल तैयार करने में और तथा बहुत से रोगों की दवाई के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद में यदि हम बात करें इम्पोर्टेंस, तो और भी है। एज रिलेटेड मॉलिक्यूलर डाइजेशनेशन के लिए किया जाता है, अस्थमा प्रिवेंशन के लिए, कैंसर के लिए, बोन हेल्थ के लिए, हार्ट डिसीज़ के लिए इसका भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में ओरिजिन उत्पत्ति की बात करें तो पपीते का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका व पश्चिमी द्वीप समूह में माना जा सकता है, जैसे पूर्वी द्वीप समूह, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, इस तरीके के जो भी और देश हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर एरिया की बात करें तो भारत में ठंडे स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों पर पपीते की खेती की जा सकती है। क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो पपीते गर्म जलवायु में उगाया जाता है। पाला रहित ठंडी जलवायु में भी यह पैदा किया जा सकता है। गर्म और अर्धगर्म जलवायु में भी इसको उगाया जा सकता है। फिर हम सॉइल की यदि हम बात करें तो अच्छे जल निकास वाली सभी प्रकार की मृदाओं में पपीते की खेती की जा सकती है। इसके लिए अच्छी हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। क्षारीय, अम्लीय तथा कंकरी मिट्टियों में भी पपीते का पौधा नहीं उगाया जा सकता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर यदि हम बात करें इसकी इम्प्रूव वेराइटीज़ की, यदि हम बात करें, यदि हम लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो वर्षा से पहले खेत में 2 से 3 बार जुताई कर लेनी चाहिए और फिर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद ही इसकी दूरी 60x60x60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोद लेना चाहिए और गड्ढों को कुछ दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ही हमको क्या होना चाहिए, इसकी फसल लगाना चाहिए। और जो फिर राइजिंग ऑफ सीडिंग किस तरीके से करना चाहिए, तो पपीते की पौध बीजों से प्राप्त की जाती है और बीज को फरवरी से अप्रैल तक नर्सरी में बोकर तैयार कर लिया जा सकता है। और प्लांटिंग की यदि हम बात करें तो प्लांटिंग जो है वो इसकी विधि 1.5 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदे जा सकते हैं और उसकी पंक्ति में इसको लगाना चाहिए। फिर यदि हम मैन्योरिंग की बात करें तो पपीते को अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इसे थोड़ी सी मात्रा में खाद दे दें। पहले लगाने के समय में 200 ग्राम अमोनियम सल्फेट तथा 1 किलोग्राम गोबर खाद मिलाकर प्रति पौधा देनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। प्रति इरिगेशन की यदि बात करें तो सिंचाई की, तो पपीते को पानी की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। सिंचाई भूमि की किस्म तथा मौसम पर निर्भर करती है। तो पपीते का तना पानी में जल्दी गल जाता है, इसलिए सप्ताह या 15 से 20 दिन के बाद ही क्या करना चाहिए, हमको पानी इसमें देना चाहिए। फिर है इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग यदि हम बात करें तो अंतः कृषि जो होती है, तो पपीते के पौधे खेत में दूर दूर लगाए जाते हैं। इससे इनके बीच पर्याप्त खाली स्थान बच जाता है। अतः जब तक इनके पौधे छोटे रहते हैं, इसके बीच बीच शुष्क सब्जी भी की दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच में, पपीता के खेत के बीच में भी हम दूसरी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्रूटिंग की। तो पपीते के पौधे 1 वर्ष के अंदर ही फल देने चालू कर दे सकते हैं और पौधे से 10 वर्ष तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं यदि अच्छे तरीके से हम की, लेकिन किंतु शुरू के 5 वर्ष तक ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। उसके बाद में उतने अच्छे तरीके से या उनके आकार क्या होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग किस तरीके से करना चाहिए, तो हार्वेस्टिंग जो है, जब फलों के रंग पीले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं उस समय फलों को तोड़ लेना चाहिए। अधिक मिठास तथा इनमें पकाव ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए और पाल द्वारा पकाया जाता है। इनको किस तरीके से पकाया जाता है, पाल द्वारा पकाया जाता है। पाल से पकाए फल दूर जगह भेजने के भी काम आ सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है। फिर यदि हम इसकी यील्ड की बात करें, उपज की बात करें, तो पपीते की उपज लगभग 40 से 50 फल प्रति वृक्ष होती है या 75 to 100 टन प्रति हेक्टेयर होती है। ये मेजर डिसीजेस और इनकी यदि बात करें तो इसमें पहला आता है मोजैक ऑफ पपाया। तो इसमें क्या होता है, यह एक विषाणु रोग होता है। इस रोग में तने तथा पत्तियां पर लंबी चित्तियां पड़ जाती है। आपने देखा होगा चित्ती जैसे रंग बन जाते हैं, इससे फल छोटे होने लगते हैं। और उसके बाद में है स्टेम रूट। स्टेम रूट क्या होता है, यह कवक जनित रोग होता है। इस रोग में तना एवं जड़ मर जाते हैं। और फिर राइप फ्रूट रूट है, यह कवक जनित रोग होता है। इसका प्रभाव
पके फल पर होता है। फलों में दाग पड़ने लगते हैं और फल सड़ने लगते हैं। और फिर है रेड स्पाइडर, तो यह पपीते के पौधे का प्रमुख कीट होता है। यह कीट फलें को नुकसान पहुंचाता है और इनके नियंत्रण के लिए सल्फर चून का बुरबुरा इसमें क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज देखा है कि हमने फलों की खेती किस प्रकार करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए और साइंस से रिलेटेड वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।